कहानी की शुरुआत पहाड़ों के बीचों बीच सड़क से होती है, जहाँ एक लड़की अपनी कार चलाते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी अचानक पहाड़ से भारी चट्टानें टूटकर सड़क पर गिरने लगती है। लैंडस्लाइड इतना भयानक होता है कि लड़की अपनी कार का संतुलन खो बैठती है। कार सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर जाती है, लेकिन किस्मत से वह दो विशाल चट्टानों के बीच अटक जाती है। लेकिन वह लड़की बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसी समय वहाँ से एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है। इस टीम का नेतृत्व रे कर रहा होता है, जो एक बेहद अनुभवी रेस्क्यू ऑफिसर है। हालात देखकर रे तुरंत अपनी साथी को रस्सी के सहारे नीचे भेजता है ताकि लड़की को बाहर निकाला जा सके। लेकिन नीचे पहुंचते ही उसका साथी खुद भी कार के पास फंस जाता है। अब खतरा और भी बढ़ चुका होता है, क्योंकि कार किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। ऐसे में रे बिना एक पल गवाए खुद नीचे उतर जाता है। वह पहले अपने साथी को संभालता है, फिर घायल लड़की को कार से बाहर निकालता है। हेलीकॉप्टर से लटकी हुई रस्सी की मदद से तीनों सुरक्षित ऊपर पहुंच जाते हैं। लड़की की जान तो बच जाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी कार गहरी खाई में गिरकर पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस शानदार रेस्क्यू के बाद पूरी टीम राहत की सांस लेती है। अब कहानी हमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ले जाती है, जहाँ डॉक्टर लॉरेंस अपने छात्रों को भूकंप के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वह बताते हैं कि वे एक प्रसिद्ध सिस्मोलॉजिस्ट है और कई वर्षों से भूकंप पर रिसर्च कर रहे हैं। क्लास के दौरान वह साल 1964 में आए हुए एक विनाशकारी भूकंप का जिक्र करते, जिसकी ताकत कई परमाणु बम के बराबर मानी गई थी। वह अपने छात्रों को समझाते कि इस तरह का भीषण भूकंप लगभग हर 150 साल में एक बार जरूर आता है। इसके बाद डॉक्टर लॉरेंस सभी का ध्यान सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन की तरफ दिलाते। वह बताते कि यह इलाका दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है और यही वजह है कि यह पूरी दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में गिना जाता है। अगर यहाँ पर कभी बड़ा भूकंप आया तो उसका असर कई शहरों तक महसूस किया जाएगा। इतने में डॉक्टर लॉरेंस के एक सहयोगी उनके पास पहुंच जाते और बताते कि कुछ देर पहले ही एक इलाके में भूकंप दर्ज किया गया है। तीनों तुरंत अपनी रिसर्च छोड़कर घटनास्थल की ओर निकल पड़ते। उनका मकसद एक विशाल बांध पर लगे उपकरणों से भूकंप की तीव्रता मापना होता है। दोनों जैसे ही मशीनों से रीडिंग लेना शुरू करते, अचानक मॉनिटर पर वेव्स तेजी से बदलने लगते। डॉक्टर लॉरेंस समझ जाते कि मामला सामान्य नहीं है। इससे पहले कि वे किसी को चेतावनी दे पाते, अचानक बेहद शक्तिशाली भूकंप आ जाता है। पूरा बांध जोर जोर से हिलने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच डॉक्टर लॉरेंस का साथी देखता है कि एक छोटी लड़की वहाँ पर फंस गई है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने दौड़ पड़ता है। बड़ी मुश्किल से वह बच्चे को उठाकर डॉक्टर लॉरेंस की तरफ उछाल देता है ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन अगले ही पल एक और जबरदस्त झटका आता है और पूरा विशाल बांध ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। डॉक्टर लॉरेंस किसी तरह बच जाते, लेकिन उनका बहादुर साथी उसी मलबे में दबकर अपनी जान गंवा देता है। इस भीषण हादसे की सूचना तुरंत रेस्क्यू टीम तक पहुंच जाती है और रे की टीम को वहां रवाना होने का आदेश मिल जाता है। दूसरी तरफ हमें रे की निजी जिंदगी भी दिखाई जाती है। रे और उसकी पत्नी एमा का तलाक हो चुका है। उनकी बेटी ब्लैक अब अपनी माँ के साथ रहती है। एमा की जिंदगी में अब डेनियल नाम का एक नया शख्स आ चुका है, जो उसका मंगेतर है। आज डेनियल को काम के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जाना होता है और वह एमा की बेटी ब्लैक को भी अपने साथ ले जाता है। सफर के दौरान ब्लैक की मुलाकात बेन नाम के एक लड़के और उसके छोटे भाई से होती है। कुछ ही देर की बातचीत में तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही समय बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उधर बांध पर हुई तबाही की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है। मीडिया के लोग डॉक्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते कि आखिर इतना भयानक भूकंप कैसे आया। लेकिन जवाब देने से पहले ही उनके दो छात्र घबराए हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके हाथ में एक नई रिपोर्ट होती है। जैसे ही डॉक्टर लॉरेंस उस रिपोर्ट को देखते हैं, तब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिपोर्ट साफ इशारा कर रही होती है कि सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है और अब पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली भूकंप आने वाला है। सबसे डरावनी बात यह होती है कि उसके प्रभाव में लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और आसपास के कई बड़े शहर आने वाले हैं। लेकिन समय इतना कम बचा होता है कि लाख कोशिश करने पर भी सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाना लगभग नामुमकिन था। यानी कि डॉक्टर लॉरेंस की चेतावनी सच साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी तरफ एमा एक ऊंची इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही होती है। तभी अचानक मेज पर रखे गिलास और बाकी सामान कांपने लगते हैं। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल पूरी इमारत बुरी तरह हिलने लगती है। अब साफ हो जाता
है कि विनाशकारी भूकंप शुरू हो चुका है। कुछ ही सेकंड में हालत बुरी तरह बिगड़ जाते हैं। आसपास की इमारतें गिरने लगती है, पुल टूटने लगते हैं और हर तरफ लोगों की चीख पुकार गूंजने लगती है। अपनी जान खतरे में देखकर एमा तुरंत रे को फोन करती है। उस समय रे अपने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में होता है। वह एमा से कहता है कि घबराओ मत, मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। इधर इमारत लगातार टूटती जा रही थी। एमा जानती है कि रे हेलीकॉप्टर से आएगा, इसलिए वह छत तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वह सीढ़ियों का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इमारत का एक बड़ा हिस्सा पहले गिर चुका होता है। कई लोग मलबे से लटके हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि कई लोग ऊपर से सीधे नीचे गिर रहे होते हैं। एमा किसी तरह दूसरा रास्ता ढूंढकर छत तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी एक और जोरदार झटका आता है और छत भी टूटने लगती है। ठीक उसी समय रे हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। वह बिना देर किए रस्सी से जुड़ा हुआ सेफ्टी नेट नीचे फेंकता है। एमा पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ती है। उसके पीछे पूरी इमारत का हिस्सा गिरता चला आ रहा था। आखिरी पल में एमा नेट को पकड़ लेती है और रे उसे ऊपर खींच लेता है। इसी दौरान एक दूसरी इमारत रे के हेलीकॉप्टर पर गिरने वाली होती है, लेकिन अपनी शानदार उड़ान की वजह से वह हेलीकॉप्टर को मोड़कर वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। एमा की जान बच जाती है, लेकिन ऊपर से पूरा शहर देखकर दोनों समझ जाते हैं कि हालत उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। चारों तरफ धूल, मलबा और गिरती हुई इमारतें दिखाई दे रही थी। अब कहानी सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाती है, जहां डेनियल और ब्लेक पार्किंग से बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी वहां भी जबरदस्त भूकंप आ जाता है। देखते ही देखते जमीन फट जाती है और उनकी कार उसी दरार में फंस जाती है। डेनियल किसी तरह कार से बाहर निकल आता है, लेकिन ब्लेक अंदर ही फंसी रह जाती है। शुरुआत में वह मदद ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बाहर का मंजर देखकर डर जाता है। हर तरफ इमारतें गिर रही होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और किसी के पास किसी की मदद करने का समय नहीं होता। आखिरकार डेनियल सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचता है और ब्लेक को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उधर ब्लेक पूरी तरह कार में फंसी हुई थी। तभी वहाँ पर बेन और उसका छोटा भाई पहुँच जाते हैं, जिनसे उसकी कुछ देर पहले ही दोस्ती हुई थी। बेन बिना समय गवाए ब्लेक की मदद करता है और बड़े मुश्किल से उसे कार से बाहर निकाल लेता है। अब तीनों साथ मिलकर वहाँ से सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। चारों तरफ फैली तबाही देखकर ब्लेक किसी तरह एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे फोन मिल जाता है। वह तुरंत अपने पिता रे को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि जल्दी आकर उसे बचा ले। रे अपनी बेटी को दिलासा देता है और कहता है कि वह किसी भी हालत में उसे लेने जरूर आएगा। वह ब्लेक से कहता है कि जितना हो सके किसी ऊंची और सुरक्षित जगह पर पहुंचने की कोशिश करो। इधर कुछ देर के लिए भूकंप के झटके रुक जाते हैं। शहर के लोग राहत की सांस लेते हैं और सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसी समय डॉक्टर लॉरेंस को अपने उपकरणों से पता चलता है कि यह शांति सिर्फ कुछ समय की है, असली खतरा अभी बाकी है। वह समझ जाते हैं कि इससे भी ज्यादा ताकतवर झटका कुछ ही देर में आने वाला है और जैसा उन्होंने अंदाजा लगाया था वैसा ही होता है। कुछ ही पलों बाद पहले से भी ज्यादा भयानक भूकंप पूरे सैन फ्रांसिस्को हिलाकर रख देता है। विशाल इमारतें ऐसे गिरने लगती है जैसे वे रेत से बनी हो। इसी दौरान डेनियल अपनी जान बचाने के लिए एक मजबूत दीवार के सहारे खड़ा होना चाहता है। वहाँ पर पहले से खड़े एक आदमी को वह जबरदस्ती हटाकर खुद उसकी जगह खड़ा हो जाता है। अगले पल मलबा गिरता है और वह बेगुनाह आदमी मारा जाता है, जबकि डेनियल अपनी जान बचा लेता है। उधर रे और एमा अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रास्तों में हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म होने लगता है। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और एक शॉपिंग मॉल के अंदर क्रैश हो जाता है। अच्छी बात यह रहती है कि रे और एमा दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। अब उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं होता, लेकिन वे हार नहीं मानते। दोनों तुरंत वहाँ से एक कार लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते, क्योंकि उन्हें हर हाल में अपनी बेटी ब्लेक तक पहुँचना था। लेकिन कुछ दूर पहुँचते ही रे अचानक कार को रोक देता है। जब दोनों नीचे उतर कर देखते तो उनके होश उड़ जाते। भूकंप की वजह से सड़क बीच से पूरी तरह से टूट चुकी थी और वहाँ पर सैकड़ों फीट गहरी खाई बन गई होती है। अगर उनकी कार कुछ सेकंड पहले वहाँ पहुँच जाती तो दोनों की जान जा सकती थी। अब इस रास्ते से आगे जाना संभव नहीं था। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे उनकी परेशानी पूछता है। रे बताता है कि उसकी बेटी सैन फ्रांसिस्को में फंसी हुई है और उसे किसी भी कीमत पर वहाँ पहुँचना है। रे की बात सुनकर वह बुजुर्ग आदमी बताता है कि वहाँ पर एक पायलट है और उसके पास अपना प्राइवेट प्लेन है। लोगों की जान बचाने के लिए वह बिना सोचे समझे अपना प्लेन रे को देता है। रे और एमा तुरंत
तुरंत प्लेन लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते। काफी मुश्किलों के बाद वे शहर तक पहुंच जाते, लेकिन एयरपोर्ट की हालत देखकर समझ जाते कि वहां पर प्लेन उतारना असंभव है, क्योंकि रनवे पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और ऊपर से प्लेन का ईंधन भी लगभग खत्म होने वाला था। मजबूर होकर दोनों पैराशूट पहनते और चलते ही प्लेन से छलांग लगा देते। जमीन पर सुरक्षित उतरने के बाद रे तुरंत ब्लेक से संपर्क करता है और उसे एक स्टेडियम तक पहुंचने के लिए कहता है। तभी रे आसपास देखता है और तभी उसकी नजर समुद्र पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बेटी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पानी का है। दोनों एक मोटर बोट लेकर समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर आसमान के पास कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे काले बादल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हो, मगर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे बादल नहीं बल्कि समुद्र से उठी एक विशाल सुनामी की लहर है। चारों तरफ मौजूद दूसरी नाव में बैठे लोग भी अपनी जान बचाने की कोशिश करते। रे अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बोट की स्पीड बढ़ा देता है और सही समय पर लहर के ऊपर चढ़कर उसे पार कर लेता है। अचानक सामने से एक विशाल मालवाहक जहाज उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। अगर बोट उससे टकरा जाती तो सब कुछ वही खत्म हो जाता। रे तुरंत बोट मोड़ देता है और टक्कर से बच जाता है, लेकिन उसी समय जहाज पर रखे भारी भरकम कंटेनर समुद्र में गिरने लगते। रे बड़ी मुश्किल से अपनी बोट को उन कंटेनरों के बीच से निकालता है और किसी तरह आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। इसी दौरान सुनामी का तेज बहाव उस विशाल जहाज को बहाकर गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ ले जाता है। पुल पर हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। वही डेनियल भी मौजूद होता है। अचानक जहाज पुल से टकरा जाता है और उसके ऊपर रखा एक भारी कंटेनर सीधे डेनियल के ऊपर गिरता है। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ ही पलों में पूरा पुल बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और अनगिनत लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उधर ब्लेक, बेन और उसका छोटा भाई उसी इमारत में पहुंच चुके होते हैं जहां आने के लिए रे ने उन्हें कहा था, लेकिन सुनामी का पानी वहाँ भी तेजी से भरने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए तीनों ऊपर की मंजिलों की तरफ भागते हैं। कुछ देर बाद जब पानी का बहाव थोड़ा शांत होता है तो उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से उस इमारत में फंस चुके हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच रे और एमा भी अपनी बोट से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ब्लैक उन्हें खिड़की से देखकर जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन मोटे शीशों की वजह से उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँच पाती। रे और एमा उसे देखे बिना ही वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एमा के हाथ पर हरे रंग की लेजर लाइट पड़ती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो ब्लैक ऊपर से लेजर की मदद से उन्हें इशारा कर रही होती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर दोनों की जान में जान आ जाती है और वे तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी सुनामी की एक और विशाल लहर आ जाती है। पूरी इमारत जोर से हिलती है और जिस मंजिल पर ब्लैक, बेन और उसका छोटा भाई मौजूद होते हैं वही हिस्सा टूट जाता है और सीधे पानी में गिर जाता है। ब्लैक एक कांच से बने कमरे के अंदर पानी के नीचे फंस जाती है। रे बिना एक पल गवाए पानी में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ बेन भी किसी भारी चीज से कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा इतना मजबूत होता है कि वह टूटता ही नहीं। तभी एमा अपनी बोट पूरी रफ्तार से उस कांच की तरफ मोड़ती है और जोरदार टक्कर मार देती है। आखिरकार शीशा टूट जाता है। रे तुरंत अंदर पहुंचकर ब्लैक को बाहर निकालता है और उसे बोट पर ले आता है, लेकिन ब्लैक बेहोश हो चुकी होती है। एमा बोट को गिरती हुई इमारतों के बीच से सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है, जबकि रे लगातार अपनी बेटी को होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद ब्लैक की सांसें फिर से चलने लगती है और आखिरकार उसे होश आ जाता है। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर रे और एमा राहत की सांस लेते हैं। बेन और उसका छोटा भाई भी सुरक्षित उनके साथ बोट में सवार हो जाते हैं और सभी लोग उस खतरनाक जगह से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद भूकंप पूरी तरह से शांत हो जाता है। सुनामी का कहर भी खत्म होने लगता है। पूरा शहर मलबे में बदल चुका होता है और हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। इसी बीच रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। रे, एमा और ब्लैक आखिरकार एक दूसरे के साथ सुरक्षित खड़े होते हैं। इस भयानक हादसे ने उन्हें फिर से एक परिवार की तरह जोड़ दिया होता है। दूसरे और ब्लैक और बेन के बीच भी एक नई शुरुआत की उम्मीद दिखाई देती है और इसी उम्मीद के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।